हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब ठीक हो गए। तो चलो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जितने भी हम टेस्ट सोल्यूशन करें तो आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। तो जो पहला एमसीक्यू है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी बोहर्स थ्योरी डज नॉट अप्लाई। सो बोर थ्योरी यूनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाई होता था। किसके लिए? यूनी इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर आप अब देखिए कि किसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डज नॉट अप्लाई, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं हो रहा। अगर हम He+ की बात करें इसके लिए, तो इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकल चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन अब बचा है। इसके बाद हमारे साथ हाइड्रोजन है, वो तो है ही, जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है। Li+2 लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2 निकल गए तो एक बचा, ठीक है ना। तो ये भी एक, ये भी यूनी, ये भी यूनी। अब बात आती है बी की, मतलब H+ की। तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब आप उसको भी निकालो तो बेचारा क्या करेगा, किस तरह, मतलब समझ गए ना। तो उसके साथ तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, बिकॉज इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है ना। और बात बोर थ्योरी जो है ना, वो यूनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल था। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पार्टिकल। सो विच इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सो बाज़ दफ़ा आप लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑल ऑफ दीज को टिक किया, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज है ईटा 2018 का, ठीक है। ईटा 2018 का एमसीक्यूज है, ये आया था मेडिकल के टेस्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पार्टिकल। सो हियर इज इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन के साथ क्वार्क्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या नहीं है? क्वार्क्स नहीं है, नो क्वार्क्स। क्योंकि जो फंडामेंटल, ईच फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये क्वार्क से बना है, ठीक है ना। क्वार्क से बना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्वार्क्स नहीं है। इस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जब क्वार्क्स भी एक पार्टिकल्स है, ठीक है ना, तो प्रोटॉन के साथ पार्टिकल्स है। फंडामेंटल उसे कहते हैं जो खुद दूसरों को बनाए, लेकिन उससे खुद किसी से नहीं बना हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं बनाए, क्वार्क से नहीं बनाए। लेकिन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये क्वार्क से बने हुए। जो हमारा आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम एस फॉर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर देखते पहले आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, विच इज 1s2 2s2 2p6 3s2। तो कितने हुए, 2 2 4 4 6 10, और 10/2 12, 3s2 3p5, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये किस चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये हमारे साथ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का है। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि विच द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम एस। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में है, इस वाले में है ना, जो कि हमारे साथ क्या है, 5 है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए यहाँ पर देखिए एन क्या है हमारे साथ, अनपेयर की बात करें, ये सब पेयर है। देखिए ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। कौन बचा हमारे साथ, ये बचा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, हर साल ही रिपीट हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि हर साल रिपीट हो रहा है। जब आपको क्या क्या कहेंगे, एटम्स को, एलिमेंट को चेंज करेगा वो, बस वही ओल्ड यही क्वेश्चन होगा बाकी। तो यहाँ पर एन हमारे साथ क्या है, NH3। और पी हमारे साथ क्या है, पी एल एज व्हाट, LS1। सो यहाँ पर देखिए N=3, L=1, ठीक है ना। पहले तो अब देखिए कि इसमें N3 क्यों सा, ये 2 है, ये दो एलिमिनेट करे तो है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारे साथ बचा ये दोनों, तो N=3, L=1 एंड M=1 होगा, ठीक है ना। ये तो L=0, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा MCQ है, the total number of orbitals in a shell with principal quantum number n is। जब आपसे बात आ जाए द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है n²। क्या है वो है n²। लेट्स सपोज आपसे कहे कि थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, थर्ड शेल में तो 3 है ना, तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 9 आ जाते, तो 9 ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल, ठीक है ना। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। वो ये है कि रेडियो, आपको तो रेडियो पता है जो आप यूज़ करते हैं, रेडियो में इसरारतल वी यू और माई एक्स, वो वाला एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है।
ठीक है ना, ये हमारा ट्रिक है। किस तरह का ट्रिक है ये द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, रेडियो में इस तरह तलवी यू आर माई एक्स गर्लफ्रेंड। तो अब यहाँ पर देखिए आर से क्या आता है, आर से हमारे साथ आता है रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। फिर हमारे साथ एम आता है, ठीक है ना, माइक्रोवेव, फिर इसके साथ आता है इंफ्रारेड रेड, ठीक है ना, इसरार इंफ्रारेड, फिर हमारे साथ आता है यू अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, फिर हमारे साथ आता है मेगा, ठीक है ना, फिर हमारे साथ आता है एक्सरे, एक्सरे, फिर हमारे साथ है गामा रेज, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है कि रेडियो में इस तरह तलवी यू आर माई एक्स गर्लफ्रेंड। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखिए बुक में, यहाँ पर हमारे साथ जो केमिस्ट्री का बुक है, यहाँ पे उनको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ पहला क्या है, रेडियो वेव है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव है, फिर उसके बाद इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा, ठीक है ना। तो यू हमारे साथ अल्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक को देख सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, रेडियो में इस तल वी यू आर माई एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। अच्छा, रेडियो में इस तल वे, तो वी ये बेसिकली क्या है, वी वे वी, तो इससे विजिबल आता है रेडियो में, ठीक है ना। माइक्रोवेव, ठीक है ना, इसरार, इसरार एज व्हाट आई इंफ्रारेड, एंड अतल वी एज विजिबल, यू इज अल्ट्रावायलेट, और माई एंड एक्स इज एक्सरे, एंड जी एस गामा रेज, ओके। तो ये था ट्रिक क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। फिर हमारे साथ क्वेश्चन, तो अब देखिए तो कौन सा विच द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इस लिस्ट में कौन सा लास्ट में आता है, जी लास्ट में आ रहा है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर गामा रेज। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर द केस दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद दैट इज हेटेरोफ, which is not true with respect to cathode rays. A stream of electron, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, it is a stream of electron. A charged particle, ये भी करेक्ट है। फिर आता है move with speed of light and can be deflected by magnetic field, ठीक है। देखिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करें बहुत अच्छा होगा। ये तीनों आपने एलिमिनेट किए तो बचा कौन, हमारे साथ ये बच गया, ठीक है ना, मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। एक्सेप्ट अब जो रिसेंट रिसर्च हुई उसके मुताबिक जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कर सकते हैं, वो विद स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे पार्टिकल नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सके, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल इस पर बहुत सारे रिसर्च जारी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज एंड कूलम ऑफ 1 kg इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द चार्ज एंड कूलम ऑफ, इट इज E/m, व्हाट इज द चार्ज इन E/1 kg इलेक्ट्रॉन, तो E/m की जो वैल्यू है, ठीक है ना, E/m की जो वैल्यू है वो होगा 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 61 MCQs है, किसी भी MCQs में कैलकुलेशन नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि किसी भी के क्वेश्चन में मैं कैलकुलेटर नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E/m 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, E/m पर जितना चार्ज होगा, E/m की वैल्यू क्या है 1.75 एंड 10 to power 11 कूलम। तो यही जो E/m रेशो है, ठीक है ना, तो उतना चार्ज है 1 kg इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, एट द रिक्वायर्ड एक्साइटेशन वोल्टेज इज गिवन फॉर व्हिच एलिमेंट द एक्स-रे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइन। तो देखिए इसके लिए भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ किस चीज़ की, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ हमारे साथ Na की, इसका आंसर है Na। अगर Na की इलेक्ट्रॉनिक, फिर आप हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे साथ, 1s2 2s2 2p6 एंड व्हाट 3s 2 to 4 6 3s1, ठीक है। तो n हमारे साथ क्या है 3, तो जो इसके लिए जो फार्मूला है स्पेक्ट्रल लाइन स्पैन करने के, कितने स्पेक्ट्रल लाइन है, तो n into n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 3 है हमारे साथ n, 3 into 3-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 2 कट जाएंगे तो it is 3। तो सोडियम के लिए 3 स्पेक्ट्रल लाइन है और हमें गिवन कितने है, के अल्फा के बीटा एल अल्फा, ठीक है। तो इट वाज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E/b²r, ठीक है ना। ये आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो ये बुक से मेरे लिए आपको प्रूव भी कर सकते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल करें
ऊपर जो है ऊपर पे पहले आप इसे करें कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको इक्वल करें, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड है उसको इक्वल करें, क्योंकि हम एक बार इस तरह करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है ना सर्कुलर पाथ में मोशन स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद हम जब दोनों फील्ड को एक साथ प्रोवाइड करते हैं E/m को फाइंड करने के लिए, तो वो बिल्कुल हिट करता है स्ट्राइक, ठीक है ना, हिट वो फाइंड हिट करता है डायरेक्टली। तो फिर इसी केस में क्या होता है, हम E/m इसके लिए है ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल करें तो उससे भी कुछ व्यू निकल आएंगी, ठीक है ना। ओके, फिर ये तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ एज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ एज, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, वही फार्मूला बताया कि रेडियो में आप यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रेडियो में इसरारतल वी यू आर माई एक्स गर्लफ्रेंड, अगर इसको वी यू आर माई एक्स गर्लफ्रेंड, तो रेडियो मतलब यहाँ पर क्या है, रेडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑर्डर किस तरफ ऑर्डर है, हम जो जा रहे हैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है, लेकिन इस साइड से जो हम जाएंगे वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा होगा, रेडियो वेव होगा। तो इसमें रेडियो वेव देखिए तो ये हमारे साथ ऑप्शन मौजूद है विच इज सी, रेडियो वेव्स। ओके, द Rutherford scattering experiment is related to the size of course it is a nucleus, because उसने सारा एक्सपेरिमेंट उसका न्यूक्लियस बेस्ड था, ठीक है ना। कभी जो पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल जाते थे, कभी जो पार्टिकल्स थे वो जो किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ अपने रास्ते पर वापस चले जाते थे। तो क्या जो सारा इंटरेक्शन था वो न्यूक्लियस ही के साथ था, ठीक है ना। जो सारा एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस के बेस पर था। 7 प्रोटॉन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन जो आप देख सकते हैं, अगर आप न्यूट्रॉन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो 14 इस तरह होता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने 7 प्रोटॉन है, और ये जो चीज़ है ये वाला, ये हमारे साथ जो सबसे स्मॉलर जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, वो हमारे साथ मास नंबर होता है। जो सबसे छोटा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर इज व्हाट, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, द स्पेक्ट्रम ऑफ He+ इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर एज हाइड्रोजन, ठीक है ना। जो यूनि इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो इसमें यूनि इलेक्ट्रॉन कौन सा है इसके साथ, He+ इज यूनि इलेक्ट्रॉन, तो इसमें यूनि इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, वो है H, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन थे आप लोग इसमें कंफ्यूज थे कि यार सर 15 तो हमने 2 बार लिखा है, तो खैर हो जाता है, ठीक है। द इक्वेशन H इज इक्वल टू H/mv वाज डिड्यूस्ड बाय, इतना मुश्किल क्वेश्चन, इट वाज de Broglie, okay. What transition of hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 NHE+ स्पेक्ट्रम। देखिए अगर हम बात करें Ne+ स्पेक्ट्रम की, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा है, मतलब इतना लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। किस तरह, हमें पता है 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, एंड Z² 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पर हेलियम की अगर हम बात करें, He+ हमें गिवन है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, एंड उसका n इनिशियल कितना होगा हमारे साथ, वो 4 है, हमें गिवन है। देखिए मैंने खुद से नहीं लिख रहा, n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2, और n फाइनल कितना है हमारे साथ, वो है हमारे साथ 2। फिर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हमारे साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या है, Z इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसका Z इज इक्वल टू 1 है, और हमारे साथ n इनिशियल इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है, और n फाइनल हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर He+ स्पेक्ट्रम इज व्हाट, इट इज बेसिकली हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम, तो आपने यहाँ तक तो लिख लिया, ठीक है। इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, यह इस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा है, ठीक है ना, इस चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये मेथड है, ठीक है ना, ये MCQs इसका वीडियोस चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट मेथड को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए 1/λ ऑफ हाइड्रोजन वुड बी सेम 1/λ ऑफ He+। ये तो क्वेश्चन का कंडीशन है, मैं खुद से नहीं लिख रहा, क्वेश्चन का क्या है, कंडीशन है। तो 1/h अपनी जगह,
1 ओवर लैम्डा एच अपनी जगह हमारे साथ, और ये क्या होगा आर एच, ठीक है, आर एच अपनी जगह 2 जेड क्या है यहाँ पर जेड स्क्वायर है, तो ये पर यहाँ पर जेड 2 है हीलियम की केस में, ये हीलियम की केस की बात कर रहा हूँ। एंड 1 ओवर इनिशियल 4 था तो 16 हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर इज 4 हो जाएगा, तो 1 ओवर लैम्डा एच इज इक्वल टू आर एच, ठीक है। अब हमारे साथ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारे साथ 16 और ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये हमारे साथ 16, तो ये हमारे साथ 4 4 1 माइनस 4 इज माइनस 3, ठीक है, सो इट इज 3 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 ओवर लैम्डा एच इज इक्वल टू और एच 4 4 सा 16, तो हमारे साथ 3/4 आ गया, ठीक है, क्या गया यहाँ पर 3/4। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि क्या माजरा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या गया हमारे साथ 3/4। अब अगर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की बात करें तो 3/4 कब होगा, 3/4 कब होगा, यहाँ पर आप देखिए 3/4 इज इक्वल टू, अगर हम इस चीज़ की बात करें इस चीज़ की कि 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं क्या वैल्यूज पुट करूँ कि जिससे 3/4 आ जाए, ठीक है। एक जो बड़ा वैल्यू है वो 2 होना चाहिए, ठीक है, 1/4 एक 1/4 ये वाला साइड, यहाँ पर नीचे जो होगा यहाँ पर जो होगा यहाँ पर 1/1 वही होगा, ठीक है ना, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 1 होगा, ठीक है, 1/1। तो अब यहाँ पर आप देखिए 1/4 माइनस 1/1, अब यहाँ पर देखिए कि इससे ये वैल्यू आती है नहीं, इस चीज़ से ये वैल्यू आती नहीं, तो 1 4 एलसीएम हो गया, 4 माइनस 1 इज 3, तो 3/4, तो वैल्यू क्या मैंने पुट किया 2 और 1 मैंने पुट किया, ठीक है ना, 2 और 1, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा n इज इक्वल टू 2 to 1, ठीक है। फिर हमारे से एक्सचेंज सीरीज विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लाइंस इज बाल्मर सीरीज ऑलरेडी आपके बुक्स में गिवन है। फिर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता है कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमन एंड बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है। अब ये भी आप लोगों को बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन ये भी वही रेडबर्ग कांस्टेंट से मैंने लिया है, ये सीक्यूज, ठीक है ना, ये भी बहुत। यहाँ पर देखिए रेशियो की बात करता है आप लेमन एंड बाल्मर, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन आप लोगों को 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू व्हाट जेड स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा ये चीज़ें तो बहुत में कट जाएंगे रेशियो में, तो ये हमारे साथ काम इसके साथ हमारा काम है, ठीक है। 1 ओवर लैम्डा, अगर आप यहाँ पर देखिए हमारे साथ जो लेमन की बात, ये एक तो ये बात कर रहा है, ठीक है ना, कि करस्पॉन्डिंग लेमन एंड बाल्मर, तो लेमन में क्या होगा, लेमन में 2 से 1 तक आएगा, और जो बाल्मर में क्या होगा 3 से 2 में आएगा। तो पहले 2 1 पुट करें फिर 3 2 पुट करें, पहले मैं क्या करता हूँ, सॉरी, पहले मैं पुट करता हूँ 2 and 1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर, ठीक है ना, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा 4 into 3/4, ओके, ये हमारे साथ ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे साथ 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, हमारे साथ क्या पुट करेंगे दूसरे केस में हम पुट करेंगे, ये तो हमने किसके लिए किया लेमन सीरीज के लिए की ना, लेमन सीरीज के जब 2 और 1 पुट किया तो 3/4 आ गया। फिर मैं बाल्मर के लिए करता, तो बाल्मर के लिए मैं 3 2 पुट करूँगा, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है हमारे साथ, तो हमारे साथ 1/9 माइनस 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या होगा 9 इसका एलसीएम, 36 इसका एलसीएम होगा, 36 डिवाइड बाई 4 इज 9, इज 4 माइनस व्हाट इट इज 9, ठीक है ना। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे साथ 5/36 हो जाएगा, क्या होगा 5/36। तो अब हमने क्या करना है लेमन एंड बाल्मर सीरीज, तो रेशो आप लेमन एंड टू बाल्मर, लेमन हमारे साथ आया था 3/4 डिवाइड बाई 5/36, 5/36, ठीक है ना, ये तो डिवीजन हो गया। 3/4 जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता है तो ये 36/5 हो जाएगा, तो 4 9 हो जाएगा, तो 9 3 9 27 बाई वाट 27/5 हो जाएगा। तो ये तो 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये इसका रिसिप्रो कर लो, तो ये 5 क्या हो जाएगा 5/27 हो जाएगा, ठीक है ना, 5/27। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लेमन सीरीज ऑफ
फन सीरीज फ्रीक्वेंसी। 11 से फन सीरीज तक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन द सेम एंड नॉन। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि जो अल्ट्रा वायलेट जो लेमन सीरीज है ये क्या कहाँ पॉइंट करता है? ये अल्ट्रा वायलेट में है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट में होता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी बुक का लाइन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेमन सीरीज़ है, यहाँ पर लेमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में है, और बाकी जो हमारे साथ बाकी सीरीज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में, और बाकी सब IR में, ठीक है ना, इंफ्रारेड में है। तो अब आप देख सकते हैं, अब इसके लिए क्या है, फ्रॉम लेमन सीरीज फन सीरीज। लेमन पहले आता है LBP, ठीक है ना, लेमन बाल्मर पन, ठीक है ना, ब्रैकेट ऑफ फास्ट पन सारे फास्ट है, ठीक है। तो ये हमारे साथ अल्ट्रा वायलेट है, ये विजिबल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला था रेडियो में इसरतल वी यू माई एक्सरपन, ये बहुत कमाल का चीज़ है, ठीक है ना, इसको ज़रूर याद रखिए, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट किस चीज़ में आता है? यू है, ठीक है ना। रेडियो में आप इसको इस तरह अगर याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रेडियो में इसरार रतल तो आप जानते हैं, ठीक है, रतल वे इसको वी लिखे, ठीक है। यू रेडियो में रतल वी यू आर माई एक्स, इसको जस्ट एक्स देखिए, गर्लफ्रेंड, ओके। अब यहाँ पर देखिए रेडियो, अब यहाँ पर किस चीज़ स्टार्ट किस से हुआ है? अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट यहाँ पर है, ठीक है। और बाकी इंफ्रारेड है, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, मतलब हम इस तरफ बैकवर्ड में जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग अप वेवलेंथ में जा रहे हैं, ठीक है ना। जब हम इंक्रीजिंग अप वेवलेंथ में जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग अप फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो एक दूसरे का उलट है, ठीक है ना। तो दैट्स इट, डिक्रीज। ये चीज़ ज़रूर याद रखिए, ठीक है ना। ये जो मैंने बनाया आप लोग अपना खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत कमाल का है जो मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ द नेचर ऑफ इनोड्रेस डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पर देख सकते हैं द नेचर ऑफ इनोड्रेस डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। तो नहीं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं, नेचर ऑफ जो है ना, वो नेचर ऑफ क्या चीज़ पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ओके। क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं ना वो हर गैस में सेम नहीं होते, ठीक है ना। हर गैस में तो प्रोटॉन सेम नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल। मेरा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, ठीक है ना, कैथोड रेज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। तो वो बेसिकली क्या था, इंडिपेंडेंट था, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ गैस था, बिकॉज वो फंडामेंटल है, ठीक है ना, ओके। फिर ये तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। फिर 20, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स पर DXY। तो ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था ग्रुप में कि व्हाट इज नोडल प्लेन्स। मैं पेज देखूँ। बेसिकली नोडल प्लेन्स क्या है? नोडल प्लेन्स वो है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो। द प्लेस, देखिए बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, द प्लेस वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। तो हम इस DXY का एंगुलर पार्ट लेंगे, इसका एंगुलर पार्ट ऑफ DXY ये बराबर होता है, ये जो चीज़ होता है, मतलब ये आपको जो चीज़ भी यहाँ पर गिवन हो उसका x और y का डिवाइड बाय r²। अब XY क्या होगा, XY एंगुलर पार्ट है, तो XY जब ये हम बात कर रहे हैं नोडल प्लेन्स की, तो नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो है, तो XY क्या होगा, XY हमारे साथ ज़ीरो होगा। जब XY ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि या तो x ज़ीरो होगा, तो जिसकी वजह से दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, या y ज़ीरो होगा जिसका इसकी वजह से दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है। अब यहाँ पर जब x की बात करते हैं, x एक जगह है जहाँ x ज़ीरो है, तो x कहाँ पर ज़ीरो है, x ज़ीरो है हमारे साथ YZ प्लेन में। YZ मतलब ये हमारे साथ, अगर हम यहाँ पर बात प्लेन बनाए, ठीक है ना, Z Y एंड X, ठीक है, X हो, तो जो YZ प्लेन है ये प्लेन हमारे साथ, इस प्लेन में क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ x है, तो x की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर z और y के, लेकिन x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। अब y कहाँ पर जीरो है, y यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, y यहाँ पर कहाँ पर जीरो है, इस प्लेन में y जीरो है, ठीक है ना, इस प्लेन में क्या है, y जीरो है। तो ये प्लेन कौन सा है, XZ प्लेन है। तो कितने प्लेन्स आ गए हमारे साथ, 2 प्लेन्स आ गए, ठीक है ना, तो 2 आंसर ऑफ, ओके। पी ऑर्बिटल के अकोमोडेट, तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में हमारे साथ PX PY एंड PZ,
तो दो दो सब में होता है, तो बी ऑप्शन है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमारे साथ आता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे जो सोल्यूशन है इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, आप अब यहाँ पर देखिए कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ या नहीं। कैलकुलेटर के बगैर सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, 22 नंबर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच। ठीक है, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻28 ग्राम। ठीक है, फिर हमारे साथ एक मोल में कितने होंगे, तो एक मोल में कितने होंगे, एक मोल इज इक्वल टू वो Na मल्टीप्लाइड विथ 9.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻28। Na की वैल्यू क्या है 6.023 × 10 की ताकत 23 मल्टीप्लाइड बाई 9.01 10⁻28। तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, इसको और इसको, तो ये 9 6 54 है, तो इसके साथ ये वैल्यूज भी है। ठीक है ना, ये वैल्यूज भी तो ये 55 बन जाएगा। ठीक है ना, और फिर हमारे साथ 10⁻23 और -28 पावर्स को ऐड कर लिया, 55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 -25, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे साथ ये होगा, मैं करता हूँ, हमारे साथ ये होगा -5। ओके, 23 -28 -5। ठीक है, कितना बड़ा वैल्यू था, इसको मैंने मल्टीप्लाइड को एग्जैक्ट यही वैल्यू आते हैं। ठीक है ना, 9 6। आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें और इसका एस्टिमेट खुद करें कि कितना बड़ा है इसके साथ। ई टाइम में भी आप लोगों ने यही करना है। ऑप्शन को देखिए, ठीक है ना, बाकी ऑप्शन को देखिए, इसको ऑप्शन को देखिए, आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है ना, 50 ईटा वाले आप लोगों को जो ऑप्शंस देते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज ये तो मैंने खुद से ऑप्शंस बनाए, लेकिन ईटा वाले आप लोगों को जो ऑप्शंस देते हैं, एक ऑप्शन जो होगा वो एग्जैक्ट होगा, लेकिन ये बाकी 3 आंसर जो होंगे ना, ये बिल्कुल कैलकुलेशन इससे आउट होगा। ठीक है ना, अगर इसे 55 आता है तो वो बाकी जो आंसर है ना वो बहुत आगे पीछे होगी। ठीक है, तो 55 ×-5, तो अब यहाँ पर इसको मैं 0.55 एंड 10⁻³ लिख सकता हूँ, तो ग्राम्स। ठीक है, और 0.50 नहीं है 55 10⁻³ किस चीज़ के बराबर है, मिलीग्राम, 0.55 मिलीग्राम। तो दिस इज आवर ऑप्शन। ठीक है, फिर हमारे साथ रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 0 1/1/1/36 नहीं 1/840। ठीक है, हमारे साथ क्या रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं हमारे बुक ही में ये गिवन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि किधर है ये चीज़ें। लेट मी शो यू। मैंने एक नज़र देख लिया था जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स में की बुक ही में देखा था मैंने। आप इसको बाद में देख सकते हैं। ये हमारे रिलेटिव मासेस, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिलेटिव मासेस ऑलरेडी गिवन है। रिलेटिव मासेस ऑफ न्यूट्रॉन ये मासेस है, ठीक है ना, यूनिट चार्ज इसमें गिवन है। इसको 1/184 करें तो आप लोगों को ये चीज़ें निकल जाएगी। 1/008 है, 1.007, 1.005 MU पे पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। If an electron comes from n is equal to 1 from n is equal to 5, the maximum number of spectral line। तो स्पेक्ट्रल लाइन का जो फार्मूला है जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से ग्राउंड स्टेट तक आ जाए, तो उसका जो ट्रिक है फार्मूला है n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, कौन से वाले से इन्होंने जंप लिया है, 5 से जंप लिया है, तो 5 × 5 - 1 divided by 2, so it is 5 × 4 divided by 2 is 10. Okay, easy. अच्छा, next question is cathode rays does not depend upon voltage, nature of gas, cathode material, B and C. The option is B and C because cathode rays voltage पर डिपेंड कर रहा है, तो आप लोगों को पता है, और उसके साथ साथ नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल, एंड कैथोड मटेरियल्स उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, उसको डिपेंड करेगा। ओके, एनोड रे E/m वैल्यू इज मैक्सिमम पावर, E/m जिसका मास कम होगा उसके लिए एनोड रेज ज़्यादा हो गए। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन चंद दिन पहले 2 दिन पहले ग्रुप में डिस्कस हुआ था। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया कि डिस्कशन तो हुई थी लेकिन क्या किसी ने कुछ गेन किया था या वैसे ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारे साथ। फिर बात है क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। तो स्पेसिफिक चार्ज इज व्हाट, E/m इज स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं E/m स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है चाचा प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन के लिए E/m हो गया क्योंकि उसका चार्ज जस्ट ये इसको याद रख ले, ठीक है। प्रोटॉन के लिए E/m है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे साथ जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के लिए कितना है, उसका चार्ज कितना है, डबल हो गया चार्ज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल चार्ज इज डबल एंड उसका मास क्या है 4, इसका कितना है 4 टाइम है, ठीक है। तो जब इसका रेशियो निकाले हम तो E/m डिवाइडेड बाय डिवाइजन का निशान है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, कोई बात नहीं, ये डिवाइडेड बाय E/m डिवाइड बाय 2E डिवाइड बाय 4m, ठीक है। तो E/m जस्ट इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा 4m और 2E नीचे आ जाएगा, ये सीख लिया, ठीक है ना। E कट जाएंगे, m के साथ कट जाएगा। अब ये 4/2 आ गया, क्या आ गया हमारे साथ 4/2, तो 2 एकम 2 2 2 4, तो 2/1, तो 2/1 का मतलब है 2:1, so that's it. B. Neutron was discovered by Chadwick according to the following nuclear reactions. देखिए बेरिलियम हिट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे साथ क्या बना, देखिए 4 2 6, इसके जो मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, इस दोनों को ऐड करें, ठीक है, ये 6 बना, इस दोनों के ऐड करते हुए एक माइनस करें, एक माइनस जब करें तो क्या बनेगा न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 2 5 is 7, 11 14 15, 15 से 1 माइनस करें तो क्या जाए 14 और एक न्यूट्रॉन बच जाएगा, सिंपल। तो बहुत ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड प्रोटियम, क्योंकि इसमें क्या है न्यूक्लियस नहीं है, सॉरी इसमें न्यूक्लियस है लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन क्या है, नहीं है, हाइड्रोजन और प्रोटियम, प्रोटियम भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द रेडियल नोड एंड 2p ऑर्बिटल। तो रेडियल नोड का मतलब फार्मूला क्या है, n-l-1, ठीक है। क्या है n-l-1, जब हम किस चीज़ की बात करें, ऑर्बिटल की बात करें, तो क्या बराबर होगा n-l-1, और हमारे साथ जो टोटल नोड बराबर हो गए n-1 के बराबर हो गए। ऑर्बिटल्स के लिए देखिए कंफ्यूज मत होना, ये हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स के लिए टोटल नोड रेडियल नोड n-l-1, टोटल नोड है n-1, और जो हमारे साथ एंगुलर नोड है वो है l, जस्ट l, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पर n-l-1, तो ये 0 आ जाएगा 2p के लिए। फिर हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ नोड एंड 2p, तो n-1 is 1, so 1 आ जाएगा। फिर एंगुलर नोड एंड 3d ऑर्बिटल एज व्हाट, एट 3d एज d, जैसे हम l की बात करेंगे तो l is 2 पर d, so it is a. How many electron in the given atom can have n is equal to 4 and l is equal to 1? जब n is equal to 4, l is equal to 1, हमें फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। जब दो इंफॉर्मेशन l गिवन है तो l हमारे साथ 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है। तो p में क्या है, px है, py है, pz है, तो 2 2 2 is 6। फिर how many electron are n is equal to 4, l is equal to 2 and m is equal to 0। तो l is equal to 2 किसके लिए होता है, ठीक है, हमारे साथ l is equal to 2 होता है हमारे साथ d के लिए, पर d के लिए क्या होता है, l is equal to 2 होता है, ठीक है। n is equal to 4 हमें क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूर्ण d की बात कर रहा है हमारे साथ, बट ये भी कर रहा है कि m is 0। सो अब यहाँ पर देखिए जब d हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, dxy, dyz, dzx, ठीक है, एंड एक और है मैं वाई एक्स से एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड एक्स पी हो गया, तो एक्स वाई बचा, कौन सा बचा यार, जेड एक्स, एक तो डी जेड स्क्वेयर है, ठीक है ना। लेकिन ये बात कर रहा है कि m is 0, तो m is 0 पर व्हाट, m is 0 पर डी जेड स्क्वेयर, ठीक है ना। डी जेड स्क्वेयर के लिए क्या है, m 0 है। तो अब इन्होंने इतना स्पेसिफाई किया हमें कि हमें जस्ट इस एक चीज़ की बात कर रहा है, वो क्वेश्चन में इतना स्पेसिफाई किया, n इक्वल टू 4 से स्टार्ट किया, l तक गए, फिर लास्ट में डी जेड तक आ गया, m जब 0 बताया, तो ये तो जस्ट एक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना, तो 2। फिर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन ऑर्बिटल दैट हैज इट्स रेडियस इज 16 टाइम्स ऑफ ए फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल पर हाइड्रोजन एटम। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो सोचेंगे कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन बिलीव में इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन में कंडीशन ये गिवन है कि r इज इक्वल टू 16 टाइम व्हाट r नॉट, ये कंडीशन है, बट r इज इक्वल टू
16 टाइम आर नॉट टी, तो ठीक हो गया। लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है, मतलब ये हमारे साथ 4 स्क्वायर हो गया ना, ये एन 16 मतलब ये 4 स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी बराबर होती है ई नॉट डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर हमें क्यों है, ई नॉट डिवाइड बाई 16। ई नॉट क्या है हमारे साथ, ई नॉट जो अगर आप बुक में देखिए, यहाँ पर बुक से आप लोगों के लिए ई नॉट की वीडियो निकालूँ। ई नॉट हमें गिवन है, सॉरी, ई नॉट हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ई नॉट इज -218, देखिए जोल पर किलो जोल पर मोल है, लेकिन यहाँ किलो जोल पर मोल, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर, कौन से वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे साथ, सॉरी 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 देखिए ये हमारे साथ गिवन है इनाट एज -2.18 ज़रबी 10 पावर -18। अब डिवाइड बाई किस चीज़ की हमारे साथ, इट इज़ डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना। अब मैं इसको किस तरह करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इसको 21.8 10 पावर माइनस व्हाट, इसको जब यहाँ पर -27 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे साथ, -19 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 16 से डिवाइड होना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, एक जब मैं 16 से डिवाइड कर तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, ये तो लोगों को पता है क्योंकि 16 2 32 इतना बड़ा गैप हो गया। लेकिन जब 21 और 16 में कितना फ़र्क है, जब 21 को 16 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, और 10 पावर 20 -19, तो 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 19। अब यहाँ पर आंसर में देखिए माइनस पे यहाँ पर देखिए -1.36 10 पावर -19 joule per atom. This is our answer. Okay. Next question is, after 3s the subshell begins to fill, तो n+1 n+l वैल्यू की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इसके लिए n+l क्या है हमारे साथ, 3 है हमारे साथ। फिर यहाँ पर 4 में जाएगा ना, तो 3+p की अगर हम बात करें तो 3 + 1 = 4, ठीक है ना। वो तो हो गया n+l। लेकिन यहाँ पर सेम 4 वैल्यू किसके लिए, 4s के लिए भी है, क्योंकि 4 + 0 is 4। बट जब दो वैल्यू सेम आ जाए, देन ऑन द बेसिस ऑफ n, फिर हम किस चीज़ पर बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ n। तो n किसका छोटा है, n is smaller par 3p, so the answer is A। सो क्वेश्चन नंबर 38 की बात अब करते हैं। When hydrogen atom makes transition from second excitation state to ground state at -13.6, the energy of the photon emitted is। तो एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला क्या था हमारे साथ, जब सेकंड एक्साइटेशन की बात, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट है, जब ये सेकंड एक्साइटेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर n = 1 है। ग्राउंड स्टेट में क्या है, n = 1 है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट एक्साइटेशन किया तो n = 2 में गया। जब इन्होंने सेकंड एक्साइटेशन किया तो n = 3 में गया, ठीक है ना। तो n1 हमारे साथ 3 हो गया, और n2 हमारे साथ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। n = 1 एंड n1 = 2, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद क्या चीज़ करेंगे हम, एनर्जी का तो हमें पता है कि वो किस चीज़ के बराबर है, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाई 1, ओके। अच्छा, तो ये हमारे साथ E = -13.6 डिवाइड बाई 9, और ये +13.6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 13.6 को 9 से डिवाइड करूँ, E = ठीक है ना, 13.6 को 9 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने
क्या करना है, इमेजिनेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोगों के पास नहीं होगा। और ये आप लोगों के साथ गोल्डन चांस है कि आप सीखे, ठीक है ना, गोल्डन चांस है आप लोगों के साथ। जस्ट इस तरह कैलकुलेशन हो तो आप लोगों ने क्या करना है, एस्टिमेट लगाना है, ठीक है ना, एस्टिमेट से आप लोगों का काम हो जाएगा। ये मेरा फ्रामिस है, ठीक है ना। -13.6 तो ये हमारे साथ 1 आ जाएगा, लेट सपोज 1 आ गया हमारे साथ, +13.6 ये हमारे साथ माइनस है, ठीक है ना। 13.6 जब 13 से 1 माइनस कर दे तो ये हमारे साथ 12 बन जाता है, 12 हो गया, ठीक है। ये हमारे साथ क्या हो गया, 12 हो गया। तो इसमें हमारे साथ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है 12, तो क्या होगा हमारे साथ 12 हो गया। फिर हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पार्ट 2 इज ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ है ln2 l+1 अंडर रूट, ठीक है ना, डिवाइड बाई एच। तो अब यहाँ पर देखिए एल सारा डिपेंड करता है किस चीज़ पर, एल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एल क्या है हमारे साथ 0 है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 एंगुलर नोड एंड सेकंड शील, तो सेकंड शील की बात कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड शील की बात कर रहा है, सेकंड शील में कितने सब शील होते हैं, एस और पी। एस में फर्दर नो ऑर्बिटल्स, 0 ऑर्बिटल है इसमें कितने ऑर्बिटल है हमारे साथ 3, px py और pz, ठीक है ना। तो p की वैल्यू, पी के लिए एल कितना है, मतलब हम क्या करेंगे एल इन दोनों के लिए एल लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एल की वैल्यू एल के लिए एल क्या है, पी के लिए 1 है, 1 है +1 है, तो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन इज 41, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फी इट्स मैग्नेटिक ओरिएंटेशन एस। तो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के लिए जो फार्मूला है वो है 2l+1, कीप इन माइंड मैग्नेटिक ओरिएंटेशन फार्मूला क्या है 2l+1। तो यहाँ पर 2 अपनी जगह, l हमारे साथ फिर पी एल इज 1 एंड 1, तो हमारे साथ 2 + 1 इज 3, सो द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन पर इट इज 3, ओके। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड पी सबशेल कितने, 3 है ना, पी सबशेल है हमारे साथ px py pz, ओके। फिर हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 kg। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E/m, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू के बराबर होगी। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की E/m वैल्यू क्या थी 9.54 × 10⁻7 कूलम्स, तो इट इज ए, ओके। फिर हमारे साथ 44, व्हाट इज द E/m पर हीलियम और इट्स E/m पर प्रोटॉन इज 9.54 10⁻7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो E/m कितना है 9.54 × 10⁻7। अब जितने भी अदर है उसके लिए फाइंड करना हो तो जस्ट उसी से डिवाइड, उसके मास से डिवाइड करना होंगे आप लोगों को इसको, ठीक है ना। E/m/4 प्रोटॉन हीलियम के लिए कर रहा है, ठीक है। तो हीलियम का मास क्या है, ये हीलियम मास है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब भी आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ये या क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग इज 10⁻7। तो अभी इसको ऑप्शन में तलाश करें, 2 पॉइंट समथिंग एंड 10⁻7 इज ए। 45, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोटॉन नंबर ऑफ डाटर न्यूक्लियाई। मैंने आप लोगों को बता दिया कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जब ये चीज़ किस तरह फाइंड करते हैं, जब इन दोनों को सम करना है, ठीक है, इन दोनों को सम करना है, तो ये क्या आएगा 6। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एम। हम लोग को पता है कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना। mvr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π। तो ये n पर डिपेंड कर रहा है, तो n किसका ज़्यादा है, तो इसके लिए n1 n2 n, इसके लिए 3, इसके लिए 4 है, ठीक है ना। अच्छा के एलिमेंट सॉरी जितना भी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर n। तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली रिलेशन विद और रेडियस। इसका जो रिलेशन है और के साथ वो इन्वर्सली, अगर रेडियस कम हो तो उसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो आप r को वैल्यू ऑफ n से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका वैल्यू ऑफ n सबसे कम होगा उसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए है। फिर 49, ए डी ऑर्बिटल विच हैज 2 लोब्स। तो देखिए बाकी जो इसमें 4 लोब्स है, ठीक है ना, इसमें सारे 4 लोब है, लेकिन हमारा DZ² है इसमें 2 लोब्स है, ठीक है ना। आपने इसका स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व किया होगा, वो इसी तरह है, ठीक है ना।
यहाँ पर डोनट बना होता है और ये एक निगेटिव जेड एक्स में होता है इसका एक लोब, और इसका जो दूसरा लोब है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में होता है, ठीक है। The next question is the least energy in the ground state of which atom। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो एनर्जी और एटॉमिक नंबर का रिलेशन जो था ना इक्वेशंस में, वो माइनस, देखिए एनर्जी के साथ माइनस का निशान था ना, ठीक है ना, माइनस जो जेड स्क्वायर था, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर एनर्जी जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई इज इनवर्स रिलेशन विद जेड। इस निगेटिव की वजह से मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, देखिए मैं खुद से नहीं लिख रहा, मैं खुद से कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बुक से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी का जो रिलेशन है जेड के साथ, देखिए क्या है, डायरेक्टली है लेकिन एन का वैल्यू यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर जेड इंक्रीज होगा, ठीक है ना, अगर जेड 4 है तो उसके अलग वैल्यू होगा, लेकिन जेड 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि ई इज इनवर्स रिलेशन विद जेड, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, जिसका एल आई की वैल्यू सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसका एनर्जी कम होगा, लीस्ट एनर्जी कम एनर्जी, तो जेड किसके लिए सेवाए एल आई की ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, 51 इज द टाइप ऑफ ई एम आर है मोर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इसका क्या फार्मूला है, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं अपने साथ। इसके जो फार्मूला यूज होता है कि जो हमारे साथ क्या है, हमारे साथ रिफ्लेक्शन एंगल है, रिफ्लेक्शन is directly proportional to frequency, energy, our wave number and inversely relation with wavelength। ये फार्मूला याद रखिए, रिफ्रेक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहा है कि टाइप मोर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो अब भी यहाँ पर वही फार्मूला यूज होता है कि रेडियो में इसरारतल वी यू आर माई एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि सरतल टीवी पर प्रोग्राम्स देते हैं, ठीक है ना। तो रेडियो में सरतल एक्स गर्लफ्रेंड कोई थी, पता नहीं कौन थी, बस उससे कह रहा था, ठीक है ना, सरतल उससे कह रहा था। तो यहाँ पर देखिए वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, यहाँ पर वेवलेंथ हमारे साथ किसका ज़्यादा है, ठीक है ना। कम किसका है वेवलेंथ इसमें अगर आप देखिए ऑप्शन में तो हाईएस्ट कहाँ तक गए हैं, एक्सरे तक गए हैं, ठीक है ना। ये एक्सरे तक गए हैं तो मैं देख लूँगा कि एक्सरे किधर है, एक्सरे इधर है। तो एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है बाकी से। अल्ट्रावायलेट यहाँ पर है, विजिबल यहाँ पर है, और हमारे साथ आई आर तो यहाँ पर है। तो एक्स की क्या है, वेवलेंथ सबसे कम है। तो वेवलेंथ जब सबसे कम है तो रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी। कीप इन माइंड, ये फार्मूला जरूर याद रखिए, ठीक है ना सर। अच्छा, नेक्स्ट इज 52। The correct answer set of 4 quantum number of valence shell electrons अब Z इक्वल टू 37। अब अगर आप इसकी क्या करें, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हमारे साथ बराबर है। अब क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 5s1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ जो देखिए इसके लिए जो वैल्यू है वो 5 है, n हमारे साथ क्या है 5 है। आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कीप इन माइंड। आप इससे एन की वैल्यू आप लोग के, ठीक है, एन की वैल्यू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो किस तरह, वो क्या किसकी बात कर रहा है, रुबिडियम की बात कर रहा है। तो आप लोगों को पता है कि लीने की रब से फरियाद, लीने की रब से फरियाद, हाँ लीने की रब से फरियाद। तो रुबिडियम के कौन से नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो जब 5 नंबर पर आता है तो एन की वैल्यू 5 होगी, तो ठीक है एन की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन अब इसके साथ एस है तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है। जब एल की वैल्यू 0 होगा तो एम भी 0 होगा, और इट इज़ 1+2।
क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E is equal to -2.18, ये जो वैल्यू हमें गिवन है। वेवलेंथ अप्लाइड रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम में वेवलेंथ फाइंड करना है। देखिए आप लोगों को टिपिकल लग रहा था ना, इस क्वेश्चन में मैं क्या है कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा, आप लोगों को आंसर दिखाऊंगा किस तरह। E इज इक्वल टू HF था हमारे साथ, तो E इज इक्वल टू HC/λ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 हो गया क्योंकि F इज इक्वल टू C/λ। अब हमारे साथ एनर्जी की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, -2.18 10⁻⁻90 और n2 1/n1² तो 1 और 2 n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 1 तो n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो हमारे साथ यहाँ पर 2² 4 हो जाएगा और -1 इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या थी 6.62 10⁻⁻20 934 मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू क्या थी 3×10 की ताकत 8 डिवाइड बाई लैम्डा। ओके मैं लैम्डा फाइंड कर रहा हूँ, तो लैम्डा इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। पहले इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करता तो -2.18 10⁻⁻18, अगर इसको मैं साल करूँ 4 LCM हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं साल करूँ फर्दर 6.62 10⁻⁻34 एंड 3000 10⁻8, ओके। यहाँ पर लेमडा अपनी जगह, तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसको 2 मान ले, फ्रैक्शन में इसको 2 मान ले, जो भी है 2 मान ले इसको, तो ये 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/2 रह जाएगा, ठीक है। ये कट गया, ये 3/2 रह गया एंड 10⁻⁻18 इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3/10⁻8 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा उधर चला जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 डिवाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 से कट जाएगा, 2 ऊपर गया और 3 से कट गया, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये पावर ऊपर प्लस हो जाएगा। तो 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 18। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन कितना आसान हो गया हमारे साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लैम्डा इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाइड करें तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 से मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको होल नंबर मान ले, तो 6 मान ले, पॉइंट को इग्नोर किया, 12 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻30, ये दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारे साथ 26 हो जाएगा, 26 प्लस -34 इज -8। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसको पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा एंड 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 मीटर। ऑप्शन में तलाश करें कि ये मौजूद है या नहीं, ये हमारा ऑप्शन है विदाउट कैलकुलेटर, ओके। अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ठीक है 54, ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ये हमारे 54 क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। ये किस चीज़ के बराबर है, क्योंकि ये लास्ट 2 क्वेश्चन जो थे ना ये जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन इतना नहीं कि आप लोग घबरा जाए, ओके। सो नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0 इज बोहर रेडियस, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो n इज इक्वल टू 2 और R1 इज इक्वल टू A0। अच्छा R0 इज इक्वल टू A0 हमें गिवन है। फिर हमें पता है कि MVR इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 लिख लिया। फिर इससे V अगर हम फाइंड करें तो वो आ जाएगा NH डिवाइडेड बाई 2 MR, ये भी लिख लिया। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है हाफ mv², ओके। काइनेटिक एनर्जी इस चीज़ के बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी v की वैल्यू लगा लिया पर, तो हाफ m अपनी जगह, v की वैल्यू क्या है NH डिवाइड बाई 2 MR² हो जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो R हमारे साथ बराबर है किस चीज़ के, R इज इक्वल टू A0 हमें गिवन है, ठीक है ना, ये इनिशियल रेडियस है A0
एन टू वट एन स्क्वेयर, ठीक है। बट एन यहाँ पर क्या है, 2 है, आर इज इक्वल टू ए नाट एन टू स्क्वेयर इज 4, तो आर इज इक्वल टू ए नाट 4 आ गया हमारे साथ, ठीक है। इसको नोट कर ले, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने नोट कर दिया। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, अब क्या करूँ, इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक जो यहाँ पर एम था, एक एम इसके साथ कट जाएगा तो एक एम रह जाएगा हमारे साथ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एन स्क्वायर है यहाँ पर, तो एन की एन 2 है तो ये 4 हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम, और यहाँ पर आर है तो आर किस चीज़ के बराबर है, ए नाट एन टू 4 लगा लिया, ठीक है ना। तो 4 के साथ कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2 4 ज़ा 8 पाई स्क्वायर एम ए नाट। तो देखते हैं कि ऑप्शन मौजूद है या नहीं। तो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर वेट्स यहाँ पर कहाँ पर गलती हो गई। ये भी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया हाफ, ये 2 है हमारे साथ और ये 4 है, ये 4 हो गया, और ये हमारे साथ आर एस इस चीज़ के बराबर है। गलती यहाँ पर कहाँ पर हुई है, देखिए मैं दिखाता हूँ। इसका जो आंसर है वो 1/8 आता है, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा गलती हो गई है, ठीक है ना। 1 यही आंसर है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर मौजूद ही नहीं है, ये ऑप्शन ये मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, ठीक है ना। बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शन नहीं था, तो एक और ग्रेस मार्क ऐड हो गया, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन आप लोगों को आता ही नहीं था, ओके। तो ऐड ना करें अपने साथ मार्क, ओके, अभी सीख लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। For a given principal level, n is equal to 4, the energy of its subshell is of the order. तो order ऑफ एनर्जी क्या था, n प्लस एल था, लेकिन यहाँ पर n सब के लिए सेम है, ठीक है ना। तो n is equal to 4 की बात कर रहा है, तो n जस्ट l की बात करो यहाँ पर। l पर s इज 0, l प्लस p इज 1, तो डी ए पर डी एस 2, एफ एस 3, तो यह ऑर्डर है, सही ऑर्डर है, ठीक है ना। l प्लस 1 जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। 56, when increasing the value of quantum number the energy difference between adjacent energy level। अब देखिए कि हमारे साथ जो इनिशियल शेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं, ठीक है ना, हमारा जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, कम होता चला जाता है। लेकिन वो बात कर रहा है एडजेसेंट की, यहाँ पर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बहुत आगे की बात कर रहा है, लेकिन एडजेसेंट की बात करें तो डिस्टेंस बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। The exact path of electron to the orbital cannot be determined above statement, that is uncertainty principle, ठीक है, ये बहुत uncertainty है। फिर 58, the wavelength of radiation emitted when in a hydrogen atom electron fall from infinity to ground state is, इसका आंसर 91 न्यूटन मीटर है। किस तरह, वो इस तरह, ठीक है। पेज से सॉल्व करता हूँ, वेरियस पेज हियर इट इज। सो 1/λ is equal to Rydberg constant RH into 1/infinity minus 1/1, ठीक है ना। इन्फिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्राउंड स्टेट, टू इन्फिनिटी टू ग्राउंड स्टेट, तो 1/λ इज इक्वल टू Rydberg constant इज, उसकी वैल्यू मुझे नहीं याद, उसकी वैल्यू है 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, ठीक है ना। और इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/infinity 0, तो इससे जस्ट लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा 1 बाई Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू। अगर हम Rydberg कांस्टेंट को 1 को Rydberg कांस्टेंट से डिवाइड करें तो हमारे साथ क्या वैल्यू आता है, देखिए इसका भी ट्रिक बताता हूँ, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 1 डिवाइड बाई 1.097 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, इस तरह है। अब देखिए ये 1 है, ये 1 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो जब 1 डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, लेकिन जब 1 को 1 से थोड़ा बड़ा इनसे से डिवाइड कर, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 नहीं आएगा, 0.9 समथिंग आ जाएगा, 0.91 लेट सपोज आ गया, ठीक है ना। 10 पावर ये ऊपर से आ जाएगा, तो 10 पावर -7 हो गया। अब अगर इसको मैं 91 कर दूँ तो ये 10 पावर -9 हो जाएगा मीटर, तो 91
नैनोमीटर। इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है और हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। According to the Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit is, इसका क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट था तो एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, तो 5 h डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा, लेकिन 5 डिवाइड बाई 2 is 2.5, ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन इज which of the following element with given electronic configuration has the highest ionization energy, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी ionization एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए स्टेबिलिटी जो है ना, स्टेबिलिटी यहाँ पर इन्वर्सली रिलेशन है n के साथ, तो n किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, ठीक है ना, तो इसको तो मुकम्मल इग्नोर कर दे, ठीक है। इसका छोटा है, अब इस दोनों की बात आ जाएगी। अब इन दोनों में बात तो आ गई, लेकिन हम लास्ट शीट में देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा हाफ पिल पुल पिल की तरफ देखेंगे, तो ये हाफ पिल है और ये जो हाफ पिल स्टेबल होता है, जो रैंडम पिल होता है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये भी हाफ पिल है, देखिए ये भी हाफ पिल है, ये भी हाफ पिल है, लेकिन ये इसका जो एन है वो ज़्यादा है। जब एन ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी कम होगी, जब स्टेबिलिटी कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट। तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ किस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है, ये लिखना है कि WIBGR वेब गियर, इस तरह लिख लिया। इसके लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, माय बात पिन, इस आप 42 से स्टार्ट करना है, 42 लिख लिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या करना है, 2 से इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। आपने ये सारे 40 से स्टार्ट करना है, फिर 2 से इंक्रीज़ करना है 42, फिर ये ब्लू 46 हो जाएगा। फिर जो 1 2 3 3 के बाद जो आता है ना 46 के बाद, वो 3 से इंक्रीज़ होगा 51 होगा। फिर इसके बाद जो होता है वो 8 से इंक्रीज़ होगा 58 होगा, 7 से इंक्रीज़ होगा तो 58 होगा। फिर उसके बाद भी 2 से इंक्रीज़ होगा तो 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से इंक्रीज़ होगा, लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या करना है, ये वाला यहाँ लिखना है 42, ये वाला यहाँ लिखना है, क्या होगा 46, ये वाला यहाँ लिखना है, क्या होगा हमारे साथ 51, ये वाला यहाँ लिखना है 58 होगा, ये वाला यहाँ लिखना है जो 60 होगा, ये वाला यहाँ लिखना है 63 होगा, और ये वाला यहाँ पर क्या लिखना है फिर 75 लिखना है, ठीक है। नहीं था तो कर सकते हैं। फिर सबके साथ 0 लगा लें, 0 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 तो ग्रीन लाइट का क्या बना 5110 to 580, ठीक है ना। अगर आप बुक में देखिए तो क्या है 510 to 580, गेट सेट 510 to 580। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो अच्छी बात है, पसंद ना आए तो बुरी बात।